मेवाड़ राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण रियासत थी, जिसका अपना ही एक लंबा चौड़ा इतिहास था। और इस इतिहास के कारण मेवाड़ राजस्थान के साथ सम्मिलित नहीं होना चाहती थी और अपना पृथक अस्तित्व रखना चाहती थी। फिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी जिनके कारण मेवाड़ को खुद से ही हाँ कहनी पड़ी थी, रियासती विभाग के पास में जाकर खुद अपने विचार करना पड़ा था। तो इससे संबंधित परिस्थितियां मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, लेकिन थोड़ा सा इसमें बता देते फिर से। तो जैसे कि मेवाड़ के महाराणा ने एक दुहाई दी थी कि हमारा एक तो कितना है मेवाड़ के महाराणा, और यहाँ के जो उस समय के दीवान हुआ करते थे सर SV राममूर्ति, उन्होंने कहा था कि मेवाड़ का 1300 वर्ष पुराना राजवंश है और वो कैसे अपनी एक गौरवशाली परंपराओं की तीजांजलि एक कल के लिए बना देश भारत के लिए दे दे और खुद को भारत के मानचित्र पर समाप्त कर दे। लेकिन बाद में हमने देखा था कि 5 अप्रैल 1948 को जब प्रजामंडल ने इस निर्णय का विरोध किया था, तब क्या कर दिया, उदयपुर की घटना, उदयपुर के अंदर 5 अप्रैल 1948 को प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं पर गोली चला दी गई थी, जिसमें 2 कार्यकर्ता शांतिलाल और आनंदीलाल क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो बाद में मेवाड़ के महाराणा पर इस गोलीकांड की जो जांच के लिए दबाव पड़ा और उत्तरदायी शासन की मांग बढ़ती ही जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में मेवाड़ के महाराणा को कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला, एक ही रास्ता था कि इन सारे विवाद से और प्रजामंडल से अपना पीछा छुड़वा ले, और वो रास्ता था भारत के अंदर विलय होना। यानी उस समय जो संयुक्त राजस्थान बना था, या जिसे हम पूर्व राजस्थान भी कहते हैं, जो दूसरा चरण था जिसे किसी बुक्स में राजस्थान संघ भी कहा गया, तो दूसरे चरण में जो गठित हुआ था उसके अंदर क्या हो जाए, शामिल हो जाए। तो इसके लिए मेवाड़ के महाराणा ने झटपट अपने दीवान राममूर्ति और एक डॉक्टर मोहन सिंह मेहता आदि को कहाँ भेज दिया, दिल्ली भेज दिया, रियासती विभाग के पास में विचार विमर्श करने के लिए। इधर रियासती विभाग तो बड़ा ही इंतजार करके ही पलके बैठा ही बैठे थे, और जब ये पहुँचे तो उनको तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मेवाड़ के महाराणा इस तरीके से झुक जाएंगे और खुद दिल्ली के दरखत तक आएंगे जो विलय के लिए। यानी उन्होंने इस सुनहरे अवसर को बिल्कुल ही नहीं गंवाया। तो मेवाड़ के महाराणा की कुछ बातें थी, उन बातों के ऊपर हम विचार करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल के अंदर स्वागत है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अब पढ़ते हैं विस्तार से। राजस्थान, जो संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के 3 दिन बाद संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ के विलय के प्रश्न पर वार्ता हुई। पिछले पार्ट में हमने देखा कि 23 मार्च को मेवाड़ सरकार ने, यानी मेवाड़ के महाराणा ने राजस्थान में विलय की स्वीकृति दे दी थी। लेकिन 25 मार्च का जो दूसरे चरण का राजस्थान संघ का उद्घाटन होना था, तो इसी कारण उनको कहा भाई आप थोड़े समय के लिए रुकिए, आपके लिए क्या करेंगे, अलग से कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। सर राममूर्ति ने भारत सरकार से महाराणा की 3 प्रमुख मांगे थी। जो अभी मैंने बताया, दिल्ली गए तो इनकी मांग क्या थी। पहले इनकी मांग थी कि महाराणा को संयुक्त राजस्थान का वंशानुगत क्या बना दिया जाए, राज प्रमुख बना दिया जाए। दूसरी उनकी मांग थी उन्हें 20 लाख रुपए वार्षिक प्रीवी पर्स दिया जाए। तीसरी उनकी मांग थी कि उदयपुर को क्या बनाया जाए, संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया जाए। ठीक है, तो ये 3 जो बातें इन्होंने रियासती विभाग के पास में रखी। तो रियासती विभाग ने संयुक्त राजस्थान के शासकों से बात की और बात करके मेवाड़ को संयुक्त राजस्थान में विलय करने का क्या कर दिया, निश्चय कर लिया। और रियासती विभाग ने क्या किया, महाराणा को माना, लेकिन क्या माना, वंशानुगत नहीं, महाराणा को आजीवन राज प्रमुख मान लिया। महाराणा को कह दिया कि जब तक आप जिंदा रहोगे आप क्या रहोगे, राज प्रमुख बने रहोगे, लेकिन आपकी मृत्यु के साथ ही ये जो राज प्रमुख का जो पद है वो पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये पद जो है महाराणा की मृत्यु के बाद समाप्त होना तय माना गया और इनके कई अनुसार राजधानी उदयपुर मान ली गई थी। और इसके लिए जो कोठा वाले नाराज हो गए, तब कोठा वालों को खुश रखने के लिए कहा, लेकिन जो विधानसभा का गठन होगा उस विधानसभा का प्रतिवर्ष एक अधिवेशन क्या होगा, कोटा राज्य में रखने का निश्चय किया। इसके अलावा कोटा राज्य को कुछ और भी सुविधाएं दी। कोटा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और उसके विकास के लिए अलग से जो धनराशि है उसकी भी व्यवस्था की गई थी। तो इस तरीके से जो रियासती विभाग ने सभी राज्यों को क्या कर लिया था, धीरे धीरे करके इसको संतुष्ट कर दिया था। ठीक है, ऐसी स्थिति होगी। अब बात रही जो मुख्य मुद्दा था, प्रीव्यू पर्स। मेवाड़ के महाराणा को वार्षिक प्रीव्यू पर्स कितने थे, 20 लाख रुपए माने, लेकिन उसके जवाब में तो क्या हुआ, यानी भारत सरकार ने उसमें निश्चित एक तिथि निश्चित या एक लिमिट बनाई हुई थी कि किसी भी रियासत को क्या किया जाए,
10 लाख से ज़्यादा प्रीवी पर्स नहीं दिया जाए। अब जब यहाँ 20 लाख और मेवाड़ जैसा बहुत ही महत्वपूर्ण रियासत जब सम्मिलित होने को तैयार हुई थी, तो सरकार इस अवसर को खोना नहीं चाहती थी। इस कारण सरकार ने मेवाड़ के महाराणा के 20 लाख रुपए प्रीवी पर्स को मान लिया, लेकिन उनका प्रीवी पर्स तो 10 लाख ही रुपए किया गया, जबकि बाकी जो वार्षिक अनुदान के रूप में 5 लाख रुपए, यानी जो उनका कह दिया कि ये आपका जो आप राज्य प्रमुख रहोगे उसका आपको क्या होगा, ये वेतन होगा, वेतन के रूप में 5 लाख रुपए उनको दे दिए गए, है ना। यानी जो भी कहो, कहीं वेतन के रूप में लिखा है तो कहीं राज प्रमुख के पद का भत्ता लिखा है, और इस बुक में आपको जो वार्षिक अनुदान वही है अनुदान, यानी ग्रांट देना, ठीक है। तो जैसे करके ऐसा 5 लाख रुपए, और इसके अलावा अगले जो 5 लाख है वो धार्मिक अनुष्ठान के लिए क्या किए गए, स्वीकृत किए गए। किसके लिए किए गए, धार्मिक अनुष्ठान। जो मेवाड़ के राजवंश की परंपरा के अनुसार वो अपने धार्मिक कृत्य करते थे, तो उन कार्यों को करने के लिए, ये खर्च करने के लिए देना सरकार ने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया था। तो इस तरीके से जब मेवाड़ का प्रतिनिधिमंडल रियासती विभाग से मनसाई शर्तें मंजूर करवा करके दिल्ली से उदयपुर लौटा, तो महाराणा ने बड़ी राहत की सांस ली थी, और महाराणा ने झटपट 11 अप्रैल 1948 को क्या कर दिया था, जो विलय पत्र था, सिविलियन पत्र, उस पर क्या कर दिए, अपने साइन कर दिए। तो इसके साइन करने के बाद ही जो रियासती विभाग ने क्या किया, राज्य के प्रधानमंत्री पद के लिए जो किसको, मेवाड़ के बड़े तपस्वी नेता थे माणिक्यलाल वर्मा, इन वर्मा को क्या कर दिया, इसके लिए मनोनीत कर दिया था। ये उद्घाटन का फोटो है इनके, आप देख सकते हो, है ना, जो संयुक्त राजस्थान के निर्माण के ऊपर माणिक्यलाल वर्मा जी बैठे हैं एक तरफ, और उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। तो इस तरीके से इस संघ का उद्घाटन करने के लिए उस समय तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री, या कह सकते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आते, क्योंकि मेवाड़ जैसी बड़ी राजस्थान की रियासत का क्या हो रहा था, राजस्थान के अंदर विलय हो रहा था। तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर महत्वपूर्ण व्यक्तित्व यहाँ आएंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर का विलय किया। पहला चरण हुआ था 18 मार्च 1948, तो उससे ठीक 30 दिन यानी 1 महीना बाद इसका उद्घाटन किया गया। इस डेट को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है क्या विलय हुआ था, जो राजस्थान संघ था, राजस्थान संघ के अंदर मेवाड़ का विलय किया गया। यानी अब रियासतें, उसमें 9 रियासतें थी, एक मेवाड़ शामिल हो गई, और कुल रियासतें कितनी हो गई थी, 10 रियासतें। अब यहाँ मेवाड़ के महाराणा को क्या बनाया गया, राज प्रमुख। मेवाड़ के महाराणा जो भूपाल सिंह जी थे उनको क्या बनाया गया, राज प्रमुख बनाया गया। और कोटा के जो महाराजा को क्या बनाया गया, वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। तो इनको भी कुछ देने को खुश किया गया। एक तो इनको विशेष जो पैकेज इनके लिए दिया गया था, इसके अलावा एक जो सालाना होने वाला विधानसभा का एक वार्षिक अधिवेशन कोटा में रखने का निश्चय किया गया। इसके अलावा जो इनको उपराज प्रमुख बनाया गया था। तो बाकी जो उस समय दूसरे चरण तक हमने देखे, बूंदी और डूंगरपुर के महाराज जो वो भी उपराज प्रमुख हुआ करते थे, तो कोटा के महाराजा को बना दिया गया वरिष्ठ उपराज प्रमुख, और बूंदी और डूंगरपुर के महाराजा को क्या बना दिया गया, इनको बना दिया गया कनिष्ठ उपराज प्रमुख, इनको बना दिया गया था। और अब प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा की जगह किसको बना दिया गया था, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बना दिया गया था। और बाद में, क्योंकि देखो दूसरे चरण के अंदर जब मंत्रिमंडल का गठन होना था, तो उसमें मेवाड़ के महाराणा ने स्वीकृति दे दी थी, इस कारण उसको स्थगित कर दिया गया था। तो अब पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के परामर्श से माणिक्यलाल वर्मा ने अपने क्या किया था, मंत्रिमंडल का गठन किया था। क्योंकि दूसरे चरण के अंदर जो हुआ करते थे कौन, गोकुल प्रसाद असावा, वो क्या थे उस समय अपने प्रधानमंत्री हुआ करते थे शाहपुरा के, तो उसको इसके अंदर क्या बनाया गया, उप प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके अलावा इनको तो इसको क्या बनाया गया, गोकुलाल असावा जी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। किसके गठन से, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के परामर्श के ऊपर। अब थोड़ा सा माणिक्यलाल वर्मा के बारे में जान लेते हैं। माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लड़ा था, उस समय एक पंछीड़ा नामक गीत भी लिखा था, एक पुस्तक लिखी थी बहुत ही महत्वपूर्ण, मेवाड़ का वर्तमान शासन, जो प्रजामंडल वाले टॉपिक के अंदर भी पढ़ाया था। और प्रजामंडल आंदोलन के समय इनको कोमलगढ़ के दुर्ग के अंदर नज़रबंद किया गया था। और कौन कौन से लिए गए, उदयपुर से प्रेम नारायण माथुर को लिया गया, भूरीलाल भैया को लिया गया, और मोहनलाल सुखाड़िया जो राजस्थान के सबसे लंबे समय तक क्या रहे थे, मुख्यमंत्री रहे थे, जिन्हें आधुनिक राजस्थान का
निर्माता भी कहा जाता, तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। इसके अलावा डूंगरपुर से अपने भोगीलाल पंड्या जी को लिया गया, जो वांगड़ के गांधी थे। इधर अपने माणिकीलाल वर्मा मेवाड़ के गांधी, भोगीलाल पंड्या वांगड़ के गांधी अपने, और अबिन हरि इनको कोटा के थे, और ब्रज सुंदर शर्मा ये बूंदी के थे। तो इस तरीके से सभी रियासतों के लोगों को लेकर के क्या किया गया, एक मंत्रिमंडल था उसका क्या किया था, गठन किया गया। इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण पूरा हुआ था। इस जब मंत्रिमंडल गठन हो रहा था तो मेवाड़ के महाराणा ने थोड़ी समस्या खड़ी की थी, यानी गतिरोध उत्पन्न किया था। ये एकमात्र जो प्रजामंडल था जिसके गठन के समय इसके जो मंत्रिमंडल को लेकर के क्या हुआ था, विवाद खड़ा हो गया था। किसके बीच में, मेवाड़ के महाराणा और माणिकीलाल वर्मा के बीच में। क्योंकि मेवाड़ के महाराणा ने ब्रह्मा को मंत्रिमंडल के अंदर जागीरदारों का भी प्रतिनिधित्व देने का आग्रह किया था, जबकि ब्रह्मा जी ने ऐसा करने से स्पष्ट मना कर दिया था। तो इसी कारण जो नए राज्य की गठन के बाद ही वैधानिक संकट पैदा हो गया। तो ये ध्यान रखना कि कौन से चरण के अंदर उसका उद्घाटन होते ही क्या था, वैधानिक संकट खड़ा हो गया था। तो वो था अपना ये तीसरा चरण, जिसके अंदर क्या होता है, मेवाड़ का विलय होता है। हालांकि बाद में फिर सलाह मशविरा हो करके फिर नेहरू जी से, पटेल जी से सलाह हुई, और इसके बाद में महाराणा भी बाद में राजी हो गए थे। तो इस कारण ये मंत्रिमंडल बाद में बना रहा। इस मंत्रिमंडल ने 11 माह तक काम किया था और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से काम किया था, और आश्चर्यजनक सफलता मिली थी, क्योंकि इसके सभी व्यक्तित्व थे, माणिकीलाल वर्मा और जितने भी, ये बड़े ही कर्मठ व्यक्ति थे और तपे तपाए ये नेतृत्व करता थे। इनकी परिश्रम, लगन, दृढ़ निश्चय के साथ राजस्थान की सदियों से जो शोषित जनता, उसके प्रति उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को इन्होंने बेखूबी निभाया था। इसके अलावा आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम व्रत राजस्थान के गठन के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा सा इसके अंदर और हम जैसे देख लेते हैं कि इसकी क्या थी क्षेत्रफल, वो बात हमने नहीं देखी। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर बाकी टॉपिक के बारे में देखेंगे। तो इस संघ का जो क्षेत्रफल था वो था 29,777 वर्ग किलोमीटर था, और इस संघ की जो जनसंख्या थी वो जनसंख्या थी 42.61 लाख इसकी क्या थी, जनसंख्या थी। जबकि इसकी वार्षिक जो आय थी वो वार्षिक आय रुपये 30.16 करोड़ थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण था ये। इसके बारे में अगर ट्रिंक से थोड़ा याद रखने चाहो तो भी जैसे रख सकते हो, जैसे भूपा 18 जवा अप्रैल में मणि भागो लक्ष्मण। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिस पार्ट के अंदर हम क्या देखेंगे, व्रत राजस्थान का निर्माण, जिसमें राजस्थान की 4 महत्वपूर्ण रियासतें बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और जैसलमेर का विलय होगा। उस दिन राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। उसमें क्या समस्या आएंगी, उन सारी समस्याओं के अंदर हम बात करेंगे, जिसमें राजस्थानी गठन को लेकर के भी और एकीकरण को लेकर के भी जो भी समस्या आएंगी, उन सारी समस्याओं को हम डिस्कस करेंगे। तो उस वीडियो का आप इंतजार करें, जल्द ही वो वीडियो आपके सामने आएगा। धन्यवाद।